हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, हमने क्लास 10th के फिज़िक्स के लिए जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था उसका ये लेक्चर नंबर 18 है बच्चों। ठीक है, इन सभी लेक्चर्स के लिंक बच्चों आपको ये डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और बच्चों, अगर आपको इन सब चैप्टर्स के नोट्स चाहिए या पेपर्स चाहिए, अलग अलग स्कूलों के पेपर्स चाहिए, तो भी आप डिस्क्रिप्शन को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग स्कूलों के नोट्स, टेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे जो कि electricalyadra.com है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चेक करने पे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के लेक्चर नंबर 18 में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले बच्चों कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूँ तो ऐसा देखा गया है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसा देखा गया है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जैसे 1 मीटर का वायर का 1 मीटर वायर ले आऊँ तो उससे 2 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों कि अगर एरिया बढ़ा दिया जाए बच्चों तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे बच्चों मैंने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होता है, तो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में कंपैरेटिव कोलिजन कम होता है, क्योंकि उनको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इन दो चीज़ों के बाद बच्चों जब इसका कंप्लीट फार्मूला मिला के बनता है तो बनता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे रो क्या है बच्चों, तो रो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या क्या चीज़ों पे ऊपर एक वायर का या एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, उस कंडक्टर का या उस मटेरियल का लेंथ कितना है, उस मटेरियल की एरिया कितनी है, और वो मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है। रेजिस्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है बच्चों जो कि मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ऐसा समझ सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर इसको प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर मान लो मैंने 1 मीटर के लेंथ का सोना लिया और एक मीटर स्क्वायर के एरिया का और 1 मीटर के लेंथ का सोना लिया, फिर मैंने 1 मीटर के लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर के लेंथ का लोहा लिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो। एक का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। यानी कोई ना कोई हमें ऐसा फैक्टर चाहिए था जो एल और ए के अलावा नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करे। नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड करने का मतलब बच्चों कि ये भी बताए कि भाई लोहा है, सोना है, या फिर कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये नाइक्रोम है, कोई भी चीज़, मतलब इसके ऊपर ये रो जो है किसके ऊपर डिपेंड करे? मटेरियल के ऊपर। ठीक है ना, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी की अगर डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की बात करें, जैसे ये तो हमने समझा भाई कि ये मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना, कि ये मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होगी इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में जानता हूं बच्चों, इट इज़ द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट। तो अगर मैं 1 मीटर का लेंथ लूं और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लूं, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वही किसकी वैल्यू होती है? रेजिस्टिविटी की। तो हर मटेरियल की अलग अलग जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है बच्चों आपको गिवन होगा। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी में एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें अलग अलग मटेरियल की आप रेजिस्टिविटी देख सकते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ये रेजिस्टिविटी है क्या? 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्योंकि बच्चों रेजिस्टिविटी है क्या? जस्ट एक बताती है आपको आइडिया कि वो कंडक्टर कैसा है ना। कि जैसे आप तो कंडक्टर को देखने के लिए आप उसका 1 मीटर लेंथ ले लें और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, उसी से आप जज कर सकते हैं भाई कि कंडक्टर कैसा है। ठीक है, तो ये रो जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और बच्चों, ये रो जो है वो 2 फैक्टर, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, रेजिस्टिविटी
डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स ऐसे बच्चों जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। याद रखना बच्चों, ये डायरेक्ट भी आया हुआ है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर्स या रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड। तो बच्चों केवल दो फैक्टर्स के ऊपर, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर मीटर क्यूब, तो वो सब अभी आपको जानना नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चों टेम्परेचर, दूसरा बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी केवल दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, एक नेचर ऑफ द मटेरियल और एक टेम्परेचर। मतलब कहने का बच्चों कि अगर मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया बच्चों क्या, कि अगर एक वायर का लेंथ L है, मान लो ऐसा एक वायर का लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और उसका एरिया A है, ठीक है बच्चों। एक वायर का लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस R है और उसका एरिया A है। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस दोगुने लेंथ का वायर में ले आया, यानी लेंथ 12 कर दिया वायर का। रेजिस्टेंस क्या होगा ये पूछा आपसे, और एरिया ए ही रहने दिया। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि आर डैश बताओ क्या होगा और रो डैश बताओ क्या होगा। अगर इस केस में रेजिस्टिविटी को मैं रो कह रहा हूँ और इस केस में रेजिस्टिविटी को मैं रो डैश कह रहा हूँ, तो रो डैश किसके बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाई रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है बच्चों कि अगर लेंथ को मैं दोगुना करूंगा तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, और अगर मैं एरिया को दोगुना करूंगा तो रेजिस्टेंस उसी फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो उसी तरह से यहाँ जब कंडीशन देखे भाई कि लेंथ को हमने क्या कर दिया, दोगुना, तो इसका मतलब R डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एरिया तो सेम है। अब रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बच्चों, तो देखो मैंने आपको बताया था बच्चों कि रेजिस्टिविटी जो क्या होता है, एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस होता है। तो बच्चों इसके ऊपर आप लेंथ कितना भी बढ़ाओ, एरिया कितना भी घटाओ, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना है, रेजिस्टिविटी केवल रो ही रहेगी। रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ना, जो पहले रेजिस्टिविटी थी बच्चों वही रेजिस्टिविटी बाद में भी रहेगी, ठीक है ना बच्चों। अब चलो एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फॉर्मूला समझ लेना बच्चों, फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए, ये आपके एनसीईआरटी का फॉर्मूला नंबर 4 है बच्चों। पहला फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तीसरा फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, और चौथा फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टिविटी को याद रखना, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अच्छा बच्चों, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, बता सकते हो, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, सोचो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो देखो बच्चों, अगर एरिया को ये L अपॉन ए है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा मीटर केवल। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो रो मतलब ए ऐसा बन जाएगा ना, रो का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ऐसा बन जाएगा बच्चों, रो ए बाई एल। तो देखो रो की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी होगी बच्चों, ओम मीटर, इसकी यूनिट कितनी होगी, ओम मीटर। चाहे बच्चों इसको और OHM भी लिख सकते हो, अगर साइन नहीं बनाना चाहते तो ओम मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये उसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर मान लो एक कंडक्टर का लेंथ है, उसका लेंथ मैंने 12 कर दिया और उसका एरिया मैंने A/2 कर दिया, तो आप मुझे बताओ बच्चों उसका रेजिस्टेंस अगर R था तो नया रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, ठीक है बच्चों, नया रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, ठीक है। एक कंडक्टर है, इसका लेंथ मैंने L से 12 कर दिया, एरिया A से A/2 कर दिया, और उसका अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो नया रेजिस्टेंस जो R डैश होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों ये भी बताओ अगर इसका रेजिस्टिविटी रो था तो इसका नया रेजिस्टिविटी रो डैश कितना होगा, ठीक है बच्चों। मैं आपसे बार बार रो डैश पूछता रहूँगा बच्चों, भले ही आप इसका आंसर मुझे डायरेक्ट बताएंगे सर रो के बराबर होगा, क्योंकि आपने अभी बताया था लेंथ और एरिया के बराबर, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल बच्चों, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको ध्यान दिलाने के लिए रो डैश भी पूछता रहूँगा इसमें, हाँ ठीक है ना। तो बच्चों बता दो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L से 2L अगर A से A/2 होता है तो R से R डैश कितना हो जाएगा। तो बच्चों R डैश कितना हो जाएगा, तो मान लो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू होगी रो L अपॉन ए।
तो उसी तरह से आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, आर डैश की वैल्यू होगी बच्चों रो, क्योंकि हमने जानते हैं बच्चों कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, लेंथ और एरिया कुछ भी बदलो आप, तो रो विल बी इक्वल टू भाई 2L, लेंथ हो गया 2L और एरिया कितना हो गया A/2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो हो जाएगा 4 रो L अपॉन A। अरे रो L अपॉन A एक R के बराबर है क्या, तो ये क्या हो जाएगा 4R। आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4R, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कि 3 कंडक्टर है सेम मटेरियल से बने हुए हैं, 3 कंडक्टर हैं सेम मटेरियल से बने हुए हैं और उनको इनका ड्राइंग कुछ इस तरीके से बच्चों, एक कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, एक कंडक्टर ऐसा है, एक कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, और एक कंडक्टर ऐसा है। तीनों के तीनों बच्चों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, ठीक है, इसका ये एरिया A है बच्चों और ये इसका लेंथ L है। इसका जो लेंथ है बच्चों वो L/2 है और इसका एरिया जो है A/2 है। इसका जो लेंथ है बच्चों वो 2L है, इसका जो लेंथ है वो 2L है और इसका जो एरिया है वो A/2 है। तो इस कंडक्टर का नाम दे रहा हूँ A, इस कंडक्टर का नाम दे रहा हूँ B, इस कंडक्टर का नाम दे रहा हूँ मैं C। बताओ बच्चों सबसे ज़्यादा, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो देखो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, और इसका बताओ रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा। इन तीनों में अगर तीनों सेम मटेरियल से बना है तो रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। याद रखना बच्चों रेजिस्टिविटी केवल 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब या तो आप मटेरियल बदलो या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो। अब इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है बच्चों। और एक और चीज़ इसमें आपको मैंने बताया था कि ओम्स लॉ में शुरू में मैंने आपको बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखने के लिए। अब समझ में आ रहा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखा था बच्चों, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं लिखोगे तो आर चेंज हो जाएगा। आर क्यों चेंज हो जाएगा भैया, अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो आपका आर कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आर डिपेंड करता है रो पे और उसके वजह से क्या होता है कि रो अगर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है तो इसका मतलब आर भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो आप ओम्स लॉ की सही स्टडी नहीं कर पाओगे, इसलिए शुरू में ओम्स लॉ के ऊपर आपको लिखवाया गया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका आंसर बताओ बच्चों, मैंने ऐसे कर दिया RA RB और RC ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें चलो साइन पुट करो, 3 साइन इक्वल, ग्रेटर या लेस देन और इक्वल टू पुट करो, है ना। तो देखो बच्चों इस केस में देखो A और L सेम है तो इसका फार्मूला क्या होगा, रो L अपॉन A, रो सबके लिए सेम है तो L अपॉन A। यहाँ भी करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये RA तो RB के इक्वल हो गया बच्चों, RA RB के इक्वल हो गया। कैसे देख लो, L अपॉन A L/2 अपॉन A/2 तो इक्वल हो गया। अच्छा फिर अब इसका क्या करें, RC का देखे जरा, तो RC क्या होगा, इन सब से बहुत बड़ा होगा, यानी कितना RA और RB का कितना टाइम्स होगा। अगर एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज में बात करूं तो RC विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स किसके, RA के, 4 टाइम्स RA और 4 टाइम्स RB के। देख लो सही कह रहा हूँ क्या, सही कह रहा हूँ ना। देख लो इसका लेंथ भी ट्वाइस हो गया, एरिया हाफ हो गया, तो एरिया हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो ये 2 का फैक्टर है ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 4RB हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे बच्चों एक क्वेश्चन बताओ कि थिक वायर और थिन वायर किसमें करंट ईजिली फ्लो करेगा, किसमें करंट ईजिली फ्लो करेगा। तो हमने देखा भाई अच्छा ये बात है, तो अगर एक समान वोल्टेज है बच्चों तो I इक्वल टू कितना होगा V/R। तो हमने देखा कि जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ऐसे भी हम जानते थे बच्चों कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस अगर यहाँ कम है, कैसे डिसाइड करें, पतले और मोटे वायर में से किस में रेजिस्टेंस कम होता है, तो मतलब अगर मोटा वायर है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, तो इस फॉर्मूले से देख सकते हो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो दैट इज़ वाई बच्चों थिक वायर से हमारा करंट ईजिली फ्लो करता है देन द थिन वायर। ऐसा समझे बच्चों। अब एक बात मैंने आपको उस समय बताई थी, जैसे गीजर वाला जब एक क्वेश्चन कराया था बच्चों कि अगर एक बार डिवाइस बन गया, अगर आपको डिवाइस बन गया तो उसकी रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के ऊपर चेंज नहीं होती है। जैसे हमने उस केस में अभी पीछे क्वेश्चन किया था बच्चों कि एक हीटर था
उसको पहले रन कराया जा रहा था 100 वोल्ट पे, फिर बाद में उसको रन कराया गया 200 वोल्ट पे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि R जो है वो V/I होता ज़रूर है, लेकिन ना ये V के ऊपर डिपेंड करता है ना ये I के ऊपर डिपेंड करता है। ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ρL/A के। मतलब एक ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसके वायर के लेंथ ना बदलो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बदलो, या उस वायर के मटेरियल को ना बदलो, तब तक उस वायर का रेजिस्टेंस या उस डिवाइस का रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, चाहे आप वोल्टेज उसके अराउंड कितनी भी कम रख दो या वोल्टेज कितनी भी उसके अराउंड ज़्यादा रख दो, वो ऐसा ही करंट वो ड्रॉ करेगा जिससे V/I का रेशियो हमेशा R बना रहे। ठीक है बच्चों, तो ये R जो है किसी के ऊपर, ऐसा ना समझने लगना कि V बढ़ाते ही R बढ़ने लगेगा या I घटाते ही R बढ़ने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये रिलेशन मैथमेटिकल जरूर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे V बढ़ाओगे उस हिसाब से I एडजस्ट होगा ताकि इन दोनों का रेशियो एक समान रहे। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, ये NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ठीक है बच्चों, NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है बच्चों, डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm। तो इसको मीटर में बदल लेते हैं बच्चों पहले ही। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 × 10⁻⁻⁴। तो बच्चों एक 1 mm को अगर मीटर में बदलना है आपको तो 10⁻³ इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो डायमीटर दे रखा है इतना, तो इसको लिखते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ आपको जो डेटा मिलते जाए बच्चों उसको लिखते जाओ। तो पहला डेटा मुझे मिला ऐसे और मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद दे रखा है बच्चों रेजिस्टिविटी। तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है बच्चों, 10⁻8 ओम मीटर। अब पूछ रहे हैं बच्चों कि व्हाट विल बी, फुल स्टॉप लगाने के बाद क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस कितना बनाना है बच्चों, 10 ओम। अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई लेंथ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो जरा फॉर्मूले पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे इसके। तो सॉल्यूशन में हमने देखा भाई कि R की वैल्यू किसके बराबर होती है, ρL/A के बराबर। ठीक है, चलो भाई, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें चाहिए लेंथ। तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, RA डिवाइडेड बाई, लेंथ हमारा बराबर हो जाएगा RA डिवाइडेड बाई रो के। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो R की वैल्यू होगी 10, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी भाई, अच्छा लेंथ निकालना है, R की वैल्यू होगी, एरिया हमें निकालना है बच्चों। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू, अगर रेडियस रहता बच्चों पाई रहता, रेडियस रहता तो हम उसको πr² कर लेते, लेकिन यहाँ पे डायमीटर है तो πd²/4। अगर डायमीटर दे रखा है बच्चों πr²। ठीक है, तो इसके जगह अगर R की वैल्यू अगर आप d/2 पुट करोगे तो आप कितना हो जाएगा, πd²/4। तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, d²/4। तो d का वैल्यू कितना है बच्चों आपका, d का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ d का वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर बाई 4। और यहाँ नीचे कितना डिवाइड होगा बच्चों, नीचे डिवाइड होगा रो से। रो की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। सॉल्व कैसे करोगे, 10 × 3.14 × 25 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁸। अब देखो बच्चों, अगर मैं मतलब डेसिमल में ज़्यादा मैं टाइम वगैरह ना वेस्ट करना चाहूँ, देखो ये 1.6 है और ये 3.1 है, तो 1.6 का अगर ट्वाइस करूँ तो नियर अबाउट 3.2 आएगा बच्चों। तो इसको मैं लगभग 2 से काट सकता हूँ। एक अप्रॉक्सीमेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा है एग्जैक्ट आंसर है, एक अप्रॉक्सीमेशन है। और ये 2 से ये 2 कट गया, 2 आया, और ये 2 से ये 10 कट गया, 5 आया। तो हमारे पास लगभग आया बच्चों कितना, 125 × 10⁻⁻4 था बच्चों, -4 था, तो इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर था बच्चों, तो इसका स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻4 -8 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों 10⁻⁸ नीचे भी और 10⁻⁸ ऊपर भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। लगभग आपका रेट निकल के आएगा बच्चों 125 मीटर। 125 मीटर। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन लिया, इसकी वजह से मेरा आंसर है 125 मीटर। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर है बच्चों 123 मीटर या 122.8 मीटर है इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल कर लो, एक और एग्जाम्पल कर लो।
ठीक है बच्चों, चलो एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन करो। ए मेटल वायर, एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों। ए मेटल वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm। ए मेटल वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm। एक मीटर वायर है बच्चों, इसी तरह से करना है, हमें क्वेश्चन अप्रोच करना है, लिखते चलेंगे ये क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ है 2016 में, तो ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आया हुआ है ए मेटल वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.25 mm, 0.25 mm, ठीक है। तो इसका डायमीटर की वैल्यू हो गई 0.25 mm। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो कितना का 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो इसने कह रखा है एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब क्वेश्चन पूछा बच्चों, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है कि पहला व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो पहले कह रहे हैं बच्चों कि R=5 बनाने में L= क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बच्चों, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो पूछा गया था 2016 में, हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सेम अप्रोच जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को किया उसी तरीके से सेम अप्रोच लेके आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब बच्चों अगर डायमीटर का अगर डबल कर दिया जाए, अब खुद ऐसे सोचो, अब इस केस में जो आप लेंथ निकालोगे, क्या पूछा है अगले कहना, हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। अगर डायमीटर ऑफ द वायर को डबल कर दोगे, ठीक है, अगर डी को डबल कर दोगे बच्चों तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा। अगर आप डायमीटर को डबल करते हो तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा बच्चों, एरिया की वैल्यू कितना, πd²/4। तो अगर आप डायमीटर को डबल करोगे तो a डैश हो जाएगा 4 टाइम्स a के बराबर, 4 टाइम्स a के बराबर। समझ आया, 4 टाइम्स a के बराबर क्यों होगा, क्योंकि बच्चों एरिया जो होता है वो πd²/4 होता है। तो अगर आपने डायमीटर को डबल किया तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगर आपका एरिया 4 टाइम्स हो गया तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस फॉर्मूले से सोचो, रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा R/4, यानी दैट इज विल बी इक्वल टू 5/4। 5 ओम रेजिस्टेंस था तो कितना हो जाएगा 5/4, क्योंकि अगर डायमीटर डबल करोगे बच्चों तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं रेडियस डबल करता हूं तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर के टर्म में πd²/4। तो अगर आप रेडियस चेंज करोगे या डायमीटर चेंज करोगे तो एरिया स्क्वायर के रेट में चेंज होगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ये सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अगला सेगमेंट हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग और बीटिंग ऑफ द वायर। जैसे बच्चों अगर कोई वायर है, उस वायर को आप स्ट्रेच करते हो, देखो बच्चों अभी तक जितने भी पिछले मैंने क्वेश्चन करे तो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज में हमेशा आपको मिलेगा इज इंक्रीज। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि ए वायर ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच टू इंक्रीज टू इट्स लेंथ 2L, तो उस केस में आपको समझना है अगर स्ट्रेच किया जाएगा बच्चों, स्ट्रेच किया जाएगा तो आप खुद किसी वायर को स्ट्रेच करके देखो, तो अगर उसका लेंथ बढ़ेगा तो उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लो पहले लेंथ L था, एरिया A था और रेजिस्टेंस R था, मैंने उस वायर को खींच के 2 गुने लेंथ का कर दिया, ठीक है बच्चों, खींच के 2 गुने लेंथ का कर दिया, तो नो डाउट ये पिक्चर मैंने देखा, लेकिन इसका लेंथ अगर ट्वाइस हो गया तो मान लो इसका एरिया कुछ न कुछ कम हो जाएगा, वो A डैश हो गया मान लो, और इसका जो रेजिस्टेंस हो गया उसको R डैश मान लो, ठीक है बच्चों। और मटेरियल सेम रहेगा तो रो में तो कोई डिफरेंस नहीं, अगर दोनों का मटेरियल सेम है, क्योंकि मैंने वायर खींचा तो उससे तो मटेरियल तो नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो L ये सिचुएशन होगा, तो पहले केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा, R=ρL/A, ठीक है। इस केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो R डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू 2L/A डैश, 2L/A डैश। तो बच्चों ये A डैश में चेंज आएगा, क्योंकि अब की बार अगर आप सोचो अगर किसी वायर का लेंथ L है, उसको अगर स्ट्रेच करके इंक्रीज करोगे तो उसका लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन उसका एरिया डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन में पढ़ना बच्चों, अगर क्वेश्चन में है ए वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज, या ये वायर इज यूनिफॉर्मली बीटन टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 2L, तो
उस क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा आपको, लैंग्वेज क्या होगा क्वेश्चन का, द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाई द एरिया ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड बाई। उसमें कहीं भी ये टर्म नहीं होगा कि स्ट्रेच, या कहीं भी ये टर्म नहीं होगा कि इज बीटन, ठीक है। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं वहाँ पे आपको वो नॉर्मल जो पीछे बताया R इक्वल टू रो एल बाई ए, जैसे लेंथ ऑफ द इंक्रीज वायर इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 2, तो इसका मतलब अगर लेंथ L से 2L हुआ है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि रेडियस R से 2R हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन बदल के कर दिया जाए कि लेंथ ऑफ द वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज टू 2L, तो उस केस में आपको ये फंडा समझना होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया का प्रॉब्लम है, तो कैसे निकालें इस एरिया और इस एरिया में रिलेशन कैसे निकालें। तो एक बात सिंपल है बच्चों कि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होना ही चाहिए। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा L इंटू ए, उसका वॉल्यूम कितना होगा 2L इंटू ए डैश, 2L इंटू ए डैश। तो बच्चों कैसे वॉल्यूम को इक्वेट किया है, देखना ये क्या इक्वेट किया है, वॉल्यूम कि पहले जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम बाद में भी होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम से मैं L से L कट गया बच्चों तो ए डैश कितना निकल के आया A/2, और हमें लग भी रहा था कि अगर लेंथ को ट्वाइस करेंगे तो एरिया जो है हाफ हो जाएगी जब यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग या यूनिफॉर्म बीटिंग के केस में बच्चों। तो इस केस में भाई फिर R डैश कितना हो जाएगा, तो R डैश हो जाएगा रो 2L डिवाइडेड बाई A/2। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स R डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स रो L अपॉन A। 4 टाइम्स रो L अपॉन A है बच्चों R डैश, तो R डैश किसके बराबर हो गया, 4R के बराबर, R डैश 4R के बराबर। तो याद रखना बच्चों स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर इज नॉट ए गुड थिंग। अगर आप किसी वायर को बहुत स्ट्रेच करते हो तो आप इनडायरेक्टली उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो स्ट्रेच करने से क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों, स्ट्रेच करने से हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि लेंथ तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ उसका एरिया भी कम होता है, ठीक है। एक इसमें समझना बच्चों, अगर मैंने लेंथ को इंक्रीज किया L से NL, लेंथ को इंक्रीज किया मैंने L से NL, जैसे मान लो कल के दिन मैं बोलूँ कि अगर मैंने ट्वाइस इंक्रीज किया, कल के दिन अगर मैं थ्राइस इंक्रीज करता तो यहाँ पे बच्चों देखो लेंथ हो जाता 3L, एरिया हो जाता A/3, तो ऊपर जो है हो जाता क्या 9R, ठीक है। अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करता लेंथ को तो लेंथ हो जाता 4L और एरिया हो जाता A/4, तो इसका मतलब ऊपर जाके हो जाता 16R। तो यानी अगर मैं लेंथ को L से NL यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करके इंक्रीज करता हूँ, n टाइम्स अगर इंक्रीज करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो n² टाइम्स इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस उसका कितने टाइम्स इंक्रीज करता है बच्चों, n² टाइम्स, याद रखना उसका रेजिस्टेंस n² टाइम इंक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों, क्यों, क्योंकि उसका एरिया, सिंपल समझ में आ रहा है क्यों ऐसा, क्योंकि उसका एरिया भी उतने फैक्टर से कम होगा। अगर n टाइम्स लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एरिया n टाइम्स कम होगा, तो NL अपॉन A अपॉन N, तो n ऊपर चला जाएगा तो ऊपर n² का टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से ये याद रखना कि अगर किसी चीज़ को लेंथ को L से NL करते हो तो उसका रेडियस जो है R से n² R हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ ए वायर is uniformly stretched to increase by 25%. The length of a wire is uniformly stretched to increase by 25%. Find the percentage increase in the resistance. Find the percentage increase in the resistance. The length of a wire is uniformly stretched to increase by 25%, then find the percentage increase in the resistance. यह है क्वेश्चन बच्चों। तो इसका मतलब ये समझ में आया बच्चों कि अब की बार वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया। तो चलो कंडीशन लिख लेते हैं दोनों केस में, सोल्यूशन इसका करते हैं। तो मान लो इनिशियल लेंथ L रहा बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस R रहा, इनिशियल लेंथ L रहा, इनिशियल रेजिस्टेंस R रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि लेंथ को क्या कर दिया गया, अब नया लेंथ L डैश कितना हो गया, L डैश हो गया बच्चों L प्लस 25% इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहले L था, अब अगर 25% इंक्रीज करेंगे तो 25/100 इंटू L, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा L प्लस L/4, 25 से कैंसिल कर दो तो 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 25% इंक्रीज करने के बाद जो L डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई 5L/4, ठीक है बच्चों। अब अगर 5L/4 होगी तो हमें पता चल गया भाई कि लेंथ जो है L से कितना हो गया, L से हो गया 5/4L। और कैसे हुआ है, यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग से हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगी A/4
एरिया, अगर एरिया की बात करो तो एरिया कितना हो जाएगा A/5/4। उसी फैक्टर से एरिया डिक्रीज कर जाते थे बच्चों, जिस फैक्टर से आपका लेंथ इंक्रीज करता था। तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस R डैश जो है वो हो जाएगा बच्चों 25/16 टाइम R n स्क्वायर। याद करो तो यहाँ फैक्टर क्या है 5/4, या ऐसे भी देख लो रो L/A डाल के भी बनाओगे, रो डैश ये भी बनाओगे बच्चों, R डैश विल बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश करके भी इसको डाल के सॉल्व करोगे तो वही पुराना वाला सिचुएशन आ जाएगा 25/16 R। तो सिंपल बच्चों लेंथ L से 5/4 L हो गया। कैसे 5/4 पता चला मुझे, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा था कि द लेंथ ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच टू इंक्रीज बाई 25%, तो 25% से इंक्रीज कर दिया मुझे मैंने, तो जो 5L/4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो R डैश की वैल्यू आ गई 25/16 R। तो अभी हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमारा आंसर तो ये नहीं है भाई, हमसे तो पूछा परसेंटेज इंक्रीज। तो पहले हम इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकाल लें। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो बाद में रेजिस्टेंस कितना होगा 25/16 R माइनस R। शुरू में तो R ही था ना बच्चों, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो कितना होगा 25 माइनस 16 टाइम्स मतलब 25R माइनस 16R। तो यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा 9R/16, 9R/16। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात की जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ इंटू 100, NR/16 डिवाइडेड बाई R इंटू 100। तो इसका मतलब बच्चों ये जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 9/16 इंटू 100। ठीक है बच्चों, कैंसिल कर दो इसको, 4 से 25 से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 56% निकल के आएगा बच्चों। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है, टिपिकल सा क्वेश्चन, आराम से इसको समझना। ठीक है बच्चों, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाई 25%, तो आप कैसे उसको डील करोगे, या लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाई 30%, तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्विक रिकैप है। तो इसमें याद रखना कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट ओनली डिपेंड अपॉन द लेंथ, एरिया एंड the nature of the material which is represented by resistivity. Resistivity depend only on the two factor, it will not be altered by the length, area, voltage and current. ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर विच इज नेचर ऑफ द मटेरियल, मीन्स इफ यू चेंज द मटेरियल देन ओनली द रेजिस्टिविटी विल चेंज एंड द सेकेंड वेक्टर विल बी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना विशेष रूप से कि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं बदलेंगी आपकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। फिर उसके बाद हमने केस किया बच्चों यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग का। यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग के केस, तो क्वेश्चन में अगर रीड करोगे, रीड करने के बाद अगर क्वेश्चन में ये टर्म लिखा हुआ है कि ये वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच या इज ए वायर इज यूनिफॉर्मली बीटन, है ना, तो ये जब दोनों टर्म आप पकड़ोगे उस समय आपको समझना है कि आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग वाले केस में आ जाना है, और उसमें आपको समझना है कि अगर लेंथ L से NL बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस R से N² R हो जाता है। और उसके बाद ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो पहले देख लो भाई कि नया रेजिस्टेंस कितना हुआ, उसको फिर पहले वाले में से माइनस कर दो तो पता चल जाएगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ। अब उसके बाद अगर परसेंटेज चाहिए तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो कि आपका है उससे डिवाइड कर दो, यानी R से डिवाइड कर दो, और उसके बाद इंटू 100 कर दो। 100 करने पे जो सॉल्व करोगे वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग के केस और बाकी सब केस को ध्यान रखना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि ए वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ए वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, या व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। ए वायर इज, लैंग्वेज उसका ये है, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ बच्चों, डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब है एक वायर का लेंथ अगर L था तो इस तरह से मैंने क्या किया, बीच से मोड़ के इसको ऐसा कर दिया, तो L/2 हो गया। ठीक है, ए वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। और उसके बाद पूछा बच्चों व्हाट विल बी, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि R डैश क्या होगा। तो एक बात समझो बच्चों, अगर मैं सामने से क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो मुझे अब दो पहले एक, इस केस में केवल एक एरिया A था और इस केस में एरिया A था और लेंथ L था। अगर लेकिन इस केस में क्या है, लेंथ L से कितना हो गया, लेंथ हो गया L से L/2, लेकिन एरिया जो है A से 2A हो गया है।
अगर वायर को इस तरफ से देखो बच्चों तो एरिया 2A नहीं हो गया, अगर इसको डबल फोल्ड कर दिया है तो एरिया 2A हो गया। और लेंथ भले ही ज़्यादा हो गया तो लेंथ वायर का लेंथ हो गया L/2, नया लेंथ हो गया L/2 वायर का। और उसके बाद लेकिन एरिया यहाँ से देखने में कितना हो गया, ट्वाइस है, और लेंथ तो कितना हो गया L/2, लंबाई ऐसे नापा बच्चों तो L/2 हो गया। तो बस अब रेजिस्टेंस अगर शुरू में R था तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो। R की वैल्यू कितनी होगी, R डैश की वैल्यू कितनी होगी, रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है बच्चों। तो देखो रो इंटू L डैश, L कितने है L/2, A कितना है A/2A, तो इसका मतलब कितना जाएगा 1/4 टाइम्स रो L अपॉन A। और रो L अपॉन A क्या है बच्चों, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा R/4। तो R डैश क्या हो जाएगा R/4, ठीक है बच्चों। तो L से L/2 हुआ, A से 2A हुआ, तो R डैश कितना होगा रो L डैश अपॉन A डैश। तो L डैश देखो ये है, ये L डैश की वैल्यू L/2 है, A डैश की वैल्यू A2A है, और ये रहा L और A। तो इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो R डैश विल बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। तो वैल्यूज डाल दो, फिर उसके बाद सारे न्यूमेरिक वैल्यू को बाहर ले लोगे तो अंदर जो बचेगा रो L अपॉन A विच इज इक्वल टू R, तो इट विल बी इक्वल टू R/4, ठीक है बच्चों। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, डबल डाउन इट सेल्फ, ट्रिपल डाउन इट सेल्फ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही समझना है उसको कि उसका जैसे ट्रिपल डाउन इट सेल्फ कहता है तो क्या होता है, ट्रिपल डाउन इट सेल्फ कहता है तो इसका लेंथ जो है L/3 हो जाता, इसका एरिया कितना हो जाता 3A, इसका एरिया हो जाता 3A। तो इस केस में, उस केस में रेजिस्टेंस अगर मैं कहता कि ए वायर इज ट्रिपल डाउन इट सेल्फ, ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ, अगर मैंने क्वेश्चन दिया होता बच्चों ए वायर इज ट्रिपल डाउन इट सेल्फ, तो कितना होता है भाई, L से L/3 हो जाता, एरिया A से 3A हो जाता, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R से कितना हो जाता R/9 हो जाता। ऐसे सीख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बच्चों पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।